हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, वणक्कम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम विक्टोरियन पीरियड को आगे कवर करने वाले हैं। एंड टुडेज वीडियो विल बी आर पार्ट 8 वीडियो ऑन द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चंस। आई विल प्रोवाइड यू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो ऑल ऑफ़ यू सिट अटेंटिवली, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका आंसर बताऊंगी तो आपको भी कोशिश करना है कि दैट यू रिपीट दैट आंसर विद मी, ताकि वो आंसर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि जितना आप बोलोगे ना उतना ज़्यादा टाइम तक आपको आंसर्स याद रहेंगे। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं अपने क्विज़ को लेके प्रभु का नाम। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एम्पीडोक्लिस ऑन एटना, विच इज़ रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड कौन है? ये विक्टोरियन एज के एक क्रिटिक हैं और एक पोएट भी हैं। क्रिटिक भी हैं, पोएट भी हैं। ये जो वर्क दे रखा है दैट इज एम्पीडोक्लिस ऑन एटना। दिस इज अ पोएम विच इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। हमें इसमें बताना है कि जो एम्पीडोक्लिस ऑन एटना है, इस पोएम की जो थीम है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। क्या वो रोमन थीम पे है, या फिर वो इंग्लिश थीम पे है, या वो ग्रीक थीम पे है, और डेल्टा ऑप्शन बोलता है कि वो लव थीम पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें इसका सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए कि जो एम्पीडोक्लिस ऑन एटना है ये किस चीज़ के बारे में बात करती है पोयम। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि जो एटना है ना, ये क्या है? दिस इज़ अ वोल्केनो। तो ये एक वोल्केनो है विच इज़ लोकेटेड इन इटली। इटली जो कंट्री है वो यूरोपियन देश में है, और जो इटली की कैपिटल है वो है हमारी रोम। पहले हमने देखा ना जब रोमन एम्पायर को हम स्टडी करते हैं, लेकिन अब वो रोम सिर्फ कैपिटल रह गया है इटली का, एंड अर्लियर इट वाज अ मेजर कंट्री। तो अब ये जो एटना है ना, ये क्या है? एक वोल्केनो है जो इटली कंट्री के अंदर है। एम्पीडोक्लिस कौन है? ये थे एक हमारे ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर। फिलोसोफर कौन होता है? वन हु आस्क सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, अबाउट नो ईच एंड एवरीथिंग। तो फिलोसोफर तो हम सभी होते हैं कहीं ना कहीं पर, बस हमें पता नहीं होता है दैट विच फिलोसफी वी आर फॉलोइंग। बैक टू द क्वेश्चन, एम्पीडोक्लिस कौन है? वो है हमारे एक ग्रीक फिलोसोफर। और वो एटना में क्या कर रहे थे वो भी हमें पता होना चाहिए कि जो ये एम्पीडोक्लिस है ना, ही वेंट टू एटना जो एक वोल्केनो है, और वो उसके अंदर कूद के अपनी जान दे देते हैं। मतलब वो सुसाइड कमिट करते हैं बाय जंपिंग इनटू द एटना वोल्केनो विच इज़ लोकेटेड इन इटली, जिसकी कैपिटल क्या है? रोम। तो इतनी भयंकर सुसाइड आप सोच भी नहीं सकते होगे। इवन सपने में भी आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि लाइक कमिटिंग अ सुसाइड बाय जंपिंग इनटू अ वोल्केनो। अब उन्होंने ये सुसाइड क्यों कमिट करी थी, आप देख ही सकते हो कि जैसे कि वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, वो मोनोटोनस लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, एंड ही नो लॉन्गर फेल्ट जॉय इन हिज लाइफ। उनको कोई खुशी नहीं महसूस हो रही थी, तो देयर फॉर ही कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग इनटू द एटना वोल्केनो। अब मैंने बता ही दिया है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि जो एम्पीडोक्लिस है वो ग्रीक फिलोसफर है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सपाट से चार्ली ऑप्शन, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द ग्रीक थीम। So remember that Empedocles on Etna, which is a poem which is written by Matthew Arnold, is based on the Greek theme. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि जो सोहराब एंड रुस्तम है ये क्या है? एक पोयम है। क्या है ये? एक पोयम है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही लिखी है, और हमसे पूछा कि भाई इसकी जो थीम है ना वो किस चीज़ पे बेस्ड है। क्या वो आयरिश की थीम है? आयरिश क्या होता है? समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आयरलैंड। आयरलैंड एक कंट्री है, और जो भी आयरलैंड से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज आयरिश। क्या उसके अंदर हमें इंडियन थीम देखने को मिलती है, या फिर चार्ली ऑप्शन बोलता है कि उसके अंदर पर्शियन थीम है। पर्शियन क्या होता है? पर्शियन इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान। सो द प्रेजेंट डे ईरान जो कंट्री है उसका जो पुराना नाम था वो था पर्शिया। डेल्टा ऑप्शन इज द प्यूरिटन थीम। तो सबसे पहले तो आपको ना इसका नाम एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि जो सोहराब एंड रुस्तम है ये एक पोएम है जो कि किन्होंने लिखी है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। सोहराब कौन है इसके अंदर? सोहराब इज द सन। एस फॉर सोहराब एंड एस फॉर सन, सो ही इज द सन। रुस्तम कौन है? रुस्तम इज द फादर। ये एक नेरेटिव पोएम है। नेरेटिव पोएम क्या होता है? जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, अपना नरेट करते हैं स्टोरी को, और अपना अपना सब पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। और इसमें है हमारा ट्रेजिक एंड, यानी कि जो एंडिंग होगी पोएम की वो बहुत ही दुखदाई है, ट्रेजिक है। अब सीधा मैं इसकी स्टोरी लाइन बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में। जो सोहराब है ना वो है बेटा, और आपके फादर है रुस्तम।
होता क्या है कि बचपन में तो ये अलग हो जाते हैं, कुछ भी रीजंस है, जो भी रीजंस थे, लेकिन अब यहाँ पर हो रही है बैटल। जो एक टीम है उसके अंदर है हमारा सोहराब और दूसरी टीम के अंदर है हमारे रुस्तम जी, और दोनों को नहीं पता है कि कौन किसके पिताजी है और वो उसका बेटा है, किसी को कुछ नहीं पता है। दोनों आ गए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। फिर जैसा कि आगे हम देखते हैं कि पोयम में होता है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते उन्हें तब भी नहीं पता है कि वो उसका बेटा है या फिर वो उसके पिताजी है, कुछ नहीं पता है। लेकिन अननोइंगली क्या है, जो रुस्तम है ना, ही किल्स सोहराब, और जब वो सोहराब को मार देते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये तो मेरा ही बेटा है। तो हो गया ना ट्रेजिक एंड। सो दिस इज द स्टोरी लाइन ऑफ सोहराब एंड रुस्तम। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो सोहराब एंड रुस्तम है ना, इट इज अ टेल ऑफ फादर हु अननोइंगली डिस्ट्रॉयज हिज सन, मार दिया। अब इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द पर्शियन थीम। इसमें एक और बात याद रखनी है कि जैसे पर्शियन थीम पे तो ये बेस्ड है, लेकिन ये कौन से पे वर्क पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ फरदोसी। फरदोसीज एक वर्क लिखा उन्होंने, क्या लिखा, उनका एपिक वर्क का नाम था शाहनामा। तो इस वर्क के ऊपर हमारा बेस्ड है सोहराब एंड रुस्तम, जो कि एक पोयम है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, और उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, पर्शियन थीम। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एम्पीडोक्लस ऑन एटना किस पे बेस्ड है, ग्रीक थीम पे बेस्ड है। दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड्स का एक वर्क दिया गया है दैट इज मेमोरियल वर्सेस विच मॉन्स द डेथ ऑफ होम। मॉन्स का मतलब होता है दुख प्रकट करना, रोना। तो फाइनली वी हैव टू टेल कि जो मेमोरियल वर्सेस है ना, उसमें वो किन की डेथ पर मौन कर रहे हैं, यानी कि दुख अपना प्रकट कर रहे हैं। इसका जो सीधा सा पार्ट से जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है, दैट इज वर्ड्सवर्थ, गूथे एंड बायरन। हमने देखा कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो वर्ड्सवर्थ को बहुत प्रेज करते हैं, गूथे के तो भाई वो बहुत ही बड़े फैन हैं, और लॉर्ड बायरन को भी वो प्रेज करते हैं। वर्ड्सवर्थ कौन थे, रोमांटिक एज से, बायरन है हमारे रोमांटिक एज से, और गूथे हैं हमारे जर्मनी से। तो ये WGB हो गए हमारे वर्ड्सवर्थ, गूथे एंड बायरन, और इनकी याद में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है वर्क विच इज टाइटल्ड एज मेमोरियल वर्सेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक पोएम दी गई है थायरेसिस विच इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्या थायरेसिस क्या है, एक पोएम है, किन्होंने लिखी है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। नाउ दे आर आस्किंग दैट दिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ होम। अब हमें बताना है, देखो एक बात तो इन्होंने खुद ही बता दी कि जो थायरेसिस है ना भाई वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, एकदम रट्टा मार लो। और वो क्या है, एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है कि जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है, मतलब डेथ हो जाती है, तो उनकी याद में जो पोएम लिखते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज एन एलिजी। तो वही हमें बस सिंपल टर्म्स में बताना है कि जो थायरेसिस है वो एक एलिजी है, वो मैथ्यू आर्नोल्ड लिख रहे हैं, और वो किसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए लिख रहे हैं, तो उनको किन की याद आती है। क्या उन्हें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की याद सता रही है, या फिर उनको रॉबर्ट ब्राउनिंग की याद सताती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की दो पोएम्स थी बहुत इंपॉर्टेंट, माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यार इसको भूलने का कोई चांस ही नहीं लेना है। और दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट थी दैट इज पोर्फिरियाज लवर। पोर्फिरियाज का लवर है जिसमें वो अपने लवर को मार देते हैं, बहुत ही अजीब सी पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमांटिक एज के पोएट है, सारी पोएम्स रट्टा मार लेनी है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो आप तो। लास्ट ऑप्शन इज AH क्लॉ। AH क्लॉ का नाम बहुत ही कम सुना है हमने, बट ही इज ऑल्सो अ पोएट। उन्होंने भी कुछ कुछ पोएम्स लिखी हैं, विक्टोरियन एज से ही हैं। और इस पे याद रखना कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है ना, उनके फ्रेंड हैं AH क्लॉ। AH से मतलब है हमारा अर्थर हुग, HUGH, एंड क्लॉ, अर्थर हुग क्लॉ। तो बैक टू द क्वेश्चन, थायरेसिस क्या है, विच इज एन एलिजी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ अर्थर हुग क्लॉ। इसके साथ साथ एक और बात आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है ना, उन्होंने एक पोएम लिखी विच इज टाइटल्ड एज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम ये भी एक एलिजी ही है। अब आपको बताना है कि ये इन मेमोरियम एलिजी उन्होंने किन की याद में लिखी, यानी कि उनको किन की याद सताई। सो यू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम किन की याद में लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लाइन दी गई है दैट वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलोन, एंड वी हैव टू टेल दैट दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। फर्स्ट ऑप्शन इज डोवर बीच। डोवर बीच बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट है हमारी इमॉर्टैलिटी ऑड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिखी है हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने।
नेक्स्ट पोएम है टू मार्गरीटा। मार्गरीटा ये बहुत ही एक छोटी सी पोएम है, आप इसको पढ़ लेना। एंड दिस इज अ पोएम विच इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट डेल्ट ऑप्शन इज टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क पोएम, ट्राई टू गेस किन्होंने लिखी है। दिस इज अ पोएम विच इज रिटन बाय पीबी शेली। पीबी शेली रोमांटिक एज से हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक एज से हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हमारे विक्टोरियन एज से हैं। अब बैक टू द क्वेश्चन, वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलोन। दिस इज लाइन विच इज टेकन फ्रॉम द पोएम टू मार्गरेटा। टू मार्गरेटा को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारी पोएम है ना डोवर बीच, डोवर बीच को बड़े अच्छे से पढ़ लेना। टू मार्गरेटा बहुत छोटी सी पोएम है तो बस इसको एक बार रीड कर लेना। टू अ स्काईलार्क को बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से भी डायरेक्ट लाइंस कोट करके पूछी जाती हैं कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये स्काईलार्क है ना, ये एक बर्ड है उसके अंदर। एंड इमॉर्टैलिटी ऑड है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उस पर भी एक नज़र मारनी है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पोएम। इन द पोएम टू मार्गरेटा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके अंदर क्या है ना कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो ह्यूमंस को कंपेयर करते हैं टू आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है? और लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। यहाँ से सारा पानी पानी है और ये बीच में लैंड है, इसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो टू मार्गरेटा पोएम में ह्यूमंस को कंपेयर कर रहे हैं आइलैंड्स के साथ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखना कि पहले क्या था, जॉन डन थे हमारे। जो जॉन डन है वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। जॉन डन ने बहुत ही अजब गजब के कंपैरिजंस करे हैं। यू विल रीड द पोएम देन यू विल रियलाइज जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट। और इन्होंने एक पोएम लिखी जॉन डन ने विच इज टाइटल्ड एज नो मैन इज एन आइलैंड, यानी कि कोई भी इंसान एक आइलैंड के जैसे नहीं है। तो वो बोलते हैं नो मैन इज एन आइलैंड। लेकिन टू मार्गरेटा जो पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, वो उसमें ह्यूमंस को बोलते हैं कि दैट दे आर लाइक आइलैंड्स। तो पूरा अपोजिट सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो उसके अंदर। मैथ्यू अर्नोल्ड बोलना चाहते हैं ना कि टू मार्गरेटा पोएम में कि जो हमारा टेम्पररी सोसाइटी है इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स कनेक्शंस, और जो हमारे जितने भी ह्यूमंस हैं, सारे प्राणी हैं, दे ऑल फील सो लोनली। अकेलापन उनको महसूस होता है। सो देयर फॉर ही इज कंपेयरिंग द ह्यूमंस टू आइलैंड्स। जिस प्रकार से जो हमारे आइलैंड्स हैं वो अकेले पड़े हुए हैं, तो उसी प्रकार से जो हमारे ह्यूमंस हैं वो भी अकेले ही रह रहे हैं और बहुत उनको अकेलापन सता रहा है। छोटी सी पोएम है टू मार्गरेटा, एक बार थोड़ा सा नजर मार लेना और इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि दैट लिटरेचर एंड डॉगमा इट डील्स विद व्हाट। तो याद रखने की बात है कि जो लिटरेचर एंड डॉगमा है दिस इज़ अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म। हमने पढ़ा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड एक पोएट भी हैं, अभी हमने उनकी पोएम्स पे नज़र मारी, अब हम उनको एज अ क्रिटिक देखने वाले हैं। और मेजर जो क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस हैं ना वो मैं अलग प्लेलिस्ट उसकी बनाऊंगी, बट यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। लिटरेचर एंड डॉगमा जो है दिस इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म। लिटरेचर का मीनिंग तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या आपको डॉगमा का मीनिंग पता है क्या होता है? डॉगमा का मीनिंग होता है अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट विदाउट इवन क्वेश्चनिंग देम, दैट इज कॉल्ड एज डॉगमा। यानी कि कुछ बिलीव्स जो होते हैं ना आप बस उनको एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट इवन क्वेश्चनिंग, यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस हमने अक्सर सुना है कि जो हमसे बड़े होते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, पर हमें कभी नहीं बताया जाता कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़े लोग भी बड़े होते हुए भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट ट्रू इन ऑल सेंस, बट हमें ये बिलीफ ऐड कर दिया जाता है हमारे अंदर कि वी शुड रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डॉगमा। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा डॉगमा का, विच इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट विदाउट इवन क्वेश्चनिंग देम। Okay, one more work for you all, that in the comment section you are going to write dogma that is so common, और आपको सोच करके बताना है कि कौन सा डॉगमास आप देखते हो अपने सोसाइटी में या अपने आसपास विच यू वांट टू शेयर विद अस ऑल। सो राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन। इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और देखेंगे डिफरेंट कमेंट्स जो भी होंगे। बैक टू द क्वेश्चन, लिटरेचर एंड डॉगमा में अब हमें बताना है कि दैट इट डील्स विद व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉगमास। क्या वो लिटरेरी डॉगमा से डील करता है या फिर रिलीजियस डॉगमा से या फिर पोएट्री एंड पॉलिटिक्स। एंड डेल्टा ऑप्शन इज पोएट्री एंड रिलीजियन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका हमारा जो सही आंसर है वो है पोएट्री एंड रिलीजियन। जो मैथ्यू अर्नोल्ड है ना वो पोएट्री और रिलीजन पर डिस्कशन करने वाले हैं इन द वर्क लिटरेचर एंड डॉगमा। और इस चीज़ को मैं जब क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस लूँगी ना वहाँ पर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड का जो वर्क है ना, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक्स आउट अ केस फॉर। तो इस चीज़ में, इस वाले वर्क में मैथ्यू आर्नोल्ड क्या बोलना चाहते हैं हमसे, वर्क का नाम फिर से पढ़ो क्योंकि आंसर ना उसी में छुपा हुआ है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं, वर्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और जितना भी अब हम बाद में लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे, तो वो है ना जो एक तो पहली बात तो याद रखना कि जब भी क्रिटिसाइज वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका संबंध सिर्फ नेगेटिव रिलेशन से नहीं होता है। कि मैं बोलूँ कि आई एम क्रिटिसाइजिंग समथिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी सिर्फ बुराई 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 कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मतलब है उसका। क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि इवैल्यूएट करना कि क्या अच्छाई थी और क्या बुराई थी, मतलब दोनों पक्ष को देखना साथ में, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिसिज्म। तो उसको सिर्फ बुरे कंटेक्स्ट में नहीं लेना है हमने। अब इसमें क्या है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, और इसके अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि वो किस चीज़ पे वो बात कर रहे हैं। मेक्स आउट अ केस फॉर व्हाट, पहला ऑप्शन है ध्यान से पढ़ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर द क्रिएटिव आउटपुट। तो वो बोलना चाहते हैं कि जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है ना भाई, मतलब वो चाहते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स आए फॉर द क्रिएटिव आउटपुट। क्रिएटिव आउटपुट का मतलब है कि जैसे कि नए नए पोएट्स आ रहे हैं, नए नए राइटर्स आ रहे हैं, तो वो क्रिएटिव आउटपुट है, मतलब वो नए नए वर्क्स लिख रहे हैं। तो वो इसमें हमसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं देन द क्रिएटिव आउटपुट। बीटा ऑप्शन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द मार्केट इकोनॉमी, कि भाई आप क्रिटिसिज्म करो क्योंकि आपकी मार्केट इकोनॉमी में उसे बढ़ोतरी हो जाए, वैल्यू हो जाए, तो वो बोलते हैं कि इसीलिए आप क्रिटिसिज्म करो। ये तो बिल्कुल ही हमारा गलत आंसर है। चार्ली ऑप्शन बोलता है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एज एस्थेटिक एक्सपीरियंस, कि भाई एस्थेटिक क्या होता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, दैट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक। हमने अभी पिछले वीडियोस में पढ़ा था किन्होंने दिया आर्ट फॉर आर्ट सेक, इट इज गिवन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो वो बोल रहे हैं कि जो वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म है ना, उसका ये फंक्शन होता है कि भाई आपको मजा आ रहा है एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए, आप ये सब कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फॉल्स आंसर। डेल्टा ऑप्शन है कि जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है, इट इज़ यूज्ड एज अ टच स्टोन। ये टच स्टोन जो टर्म है ना, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही दी है, इसको हम समझेंगे टच स्टोन होता क्या है। बट ये भी सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, वो है एल्फा ऑप्शन, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर द क्रिएटिव आउटपुट। इस चीज़ को समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, वो क्या बोलते थे। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है क्रिटिसिज्म करना, और दूसरा है कि आप न्यू राइटिंग्स करो, जिसको हम बोलेंगे क्रिएटिव आउटपुट। क्रिएटिव आउटपुट दैट इज राइटिंग मोर नॉवेल्स, मोर पोएम्स, उस चीज़ पे ध्यान देना। अब विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है ना, वो बोलते हैं कि भाई आप क्रिटिसिज्म पे ना ध्यान दे करके आप ध्यान दो अपने क्रिएटिव आउटपुट पे। क्रिएटिव आउटपुट पे ध्यान दो, यानी कि आप क्रिटिसिज्म ना करो, उसके बजाय आप जा करके कुछ नए बढ़िया से वर्क्स लिखो, कुछ बढ़िया बढ़िया काम करो। और इस चीज़ के लिए वो क्या तर्क देते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि अगर आप वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म करते हो तो क्या है कि आप मिलीशियस इंटेंट से भी आप कर सकते हो, तो आप किसी का नुकसान भी कर सकते हो गंदे गंदे उसको कमेंट्स दे करके। तो इसलिए वो वर्ड बोलते हैं कि भाई अपने एनर्जी आप क्रिटिसिज्म में ना वेस्ट करके, तो आप उसको कहाँ यूज़ करो, अपने क्रिएटिव आउटपुट में यूज़ करो। लेकिन अब हमारे आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ की वो तारीफ तो करते हैं लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं। अब मैथ्यू आर्नोल्ड क्या बोलते हैं ना कि भाई जो क्रिटिसिज्म वर्क है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी क्रिटिकल आउटपुट। अब कोई इंसान है जिससे पोएम्स नहीं लिखी जा रही है, नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे हैं, और वो बस लिखने के चक्कर में वो कुछ भी लिखे जा रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि भाई वो खुद को क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व करें, तो ज़्यादा फायदा होगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोलना चाहते हैं हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड। तो सिंपल सी बात है कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम में वो क्या बोलेंगे कि भाई जो क्रिटिकल एक्टिविटी है हमारी, जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं, किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं ना, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्रिएटिव आउटपुट, देन राइटिंग न्यू वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई गया हमारा यहाँ पर टच स्टोन मेथड के बारे में पूछ रहे हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने करा है टच स्टोन मेथड। दोनों चीज़ें याद रखनी कि भाई मैथ्यू आर्नोल्ड ने करा है और क्या मेथड है, टच स्टोन मेथड है। अब इसका मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। उन्होंने बोला कि भाई क्रिटिसिज्म करो आप, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म करना कैसे है वो भी हमें वो सिखा रहे हैं कि क्रिटिसिज्म कैसे करना है। कि भाई आपने कोई पोएम है, मान लो आपने देखना है कि ये पोएम बढ़िया है कि नहीं है, तो आप क्या करो कि आप उसको कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो, जो पुराने ग्रेट राइटर्स हैं, पुराने हमारे जो क्लासिक वर्क्स हैं, उनसे आप कंपेयर करके देखो। आपको फिर पता चल जाएगा कि जो ये वर्क आप पढ़ रहे हो वो भाई ढंग का है कि अच्छा है कि नहीं है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है क्या है। और ऊपर से ऊपर वो ये भी बोलते हैं कि भाई आप
उन जो वर्क्स से आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे वाले पढ़ करके, जिसको आप ले रहे हो एज अ सेट मॉडल, उसकी आप एक दो लाइंस भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला वर्क जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक है कि भी नहीं है। तो इसमें वो देते हैं कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, याद रखना। एंड दिस टर्म टचस्टोन मेथड इज गिवन इन द वर्क द स्टडी ऑफ पोएट्री। माई हैंड राइटिंग इज सो पुअर इन दिस, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी। द स्टडी ऑफ पोएट्री, स्टडी ऑफ पोएट्री एक वर्क लिखा उन्होंने और इसके अंदर वो टचस्टोन मेथड में डिस्कस करने वाले हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई मैथ्यू आर्नोल्ड जब टचस्टोन मेथड का बोल रहे हैं कि यूज करो आप, तो हमें उसको किस चीज़ से कंपेयर करना है? क्या हम ऑल लिटरेरी पीसेस से उसको कंपेयर कर ले या फिर ओनली विद द बेस्ट राइटिंग्स? चार्ली ऑप्शन बोलता है कि दैट ओनली इंग्लिश राइटर्स के साथ कंपेयर करो एंड डेल्टा ऑप्शन इज ओनली विद द ग्रीक क्लासिक्स। अब हमें पता है मैथ्यू आर्नोल्ड गूथे की तो बहुत तारीफ करते हैं और वो क्लासिक्स की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो इंग्लिश राइटर्स को पीछे रख रहे हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बीट ऑप्शन, दैट इज ओनली विद द बेस्ट राइटिंग्स, यानी कि जो आपको बेस्ट राइटिंग्स है ना उनसे आप कंपेयर करके अपना टचस्टोन मेथड यूज करके आप पता लगाओ कि ये बढ़िया वर्क है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दैट आर्नोल्ड्स व्यू ऑफ कल्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड फ्रॉम द वर्क विच इज टाइटल्ड एज कल्चर एंड एनार्की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसका जो पूरा टाइटल है दैट इज कल्चर एंड एनार्की एंड एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। एक ऐसे है, बहुत सारे एसेस हैं, एक नहीं है, बहुत सारे एसेस है इसके अंदर, सीरीज ऑफ एसेस है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इस वाले वर्क में कल्चर एंड एनार्की में वो कैसे, मतलब कल्चर को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। इस वर्क के अंदर आपको पहले तो याद रखना कि दिस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो इनमें से जो हमारा आंसर है ना वो है हमारा चैप्टर 1। जो इस बुक का चैप्टर 1 है उसकी जो हेडिंग है ना वो ही हमारा आंसर है। क्या वो लाइट एंड डार्क है, स्वीट एंड डार्क है, लाइट एंड स्वीटनेस है या फिर डार्क एंड स्वीट है? डार्क तो वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो इतने पेसिमिस्टिक नहीं है, डार्क वो बोल नहीं रहे हैं और इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट एंड स्वीटनेस। तो सभी तरीके से आपको याद रखना आंसर की जो लाइट एंड स्वीटनेस है ना ये चैप्टर 1 है ऑफ द वर्क कल्चर एंड एनार्की। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड की जो एक इम्पॉर्टेंट पोएम है विच इज टाइटल्ड एज स्कॉलर जिप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, cannot be missed out, is largely based on the life of whom। और हमें बताना है कि ये किन की लाइफ पे बेस्ड है स्कॉलर जिप्सी पोएम। इस पोएम के अंदर जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो रूरल एरियाज को डिस्क्राइब करेंगे। रूरल एरियाज हमारे जो हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है क्लो, AH क्लॉ था ये हमारा, अर्थर हुग क्लॉ। सेकेंड ऑप्शन इज विलियम वर्ड्सवर्थ, फिलिप सिडनी एंड PB शेली। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है क्लो, AH क्लॉ। और हमने देखा था कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उनके दोस्त थे हमारे AH क्लॉ और उनकी याद में उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी जिसका पोएम का क्या नाम था, थायरेसिस। इंपॉर्टेंट था, याद रखना। अब मैथ्यू आर्नोल्ड है, याद रखना कि भाई जो स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड लिख रहे हैं और वो लिखते हैं ऑन द लाइफ ऑफ AH क्लो जो कि विक्टोरियन पोएट है और उनके फ्रेंड थे। इस वाले क्वेश्चन में एक और चीज़ याद रखनी है, जो स्कॉलर जिप्सी पोएम है इट इज़ बेस्ड ऑन दी 17th सेंचुरी। ऑक्सफोर्ड की एक स्टोरी थी विच इज़ फाउंड इन द जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ ग्लैनविल। जोसेफ ग्लैनविल ने एक बुक लिखी है, बुक का क्या नाम है, द वेनिटी, VANITY, वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। तो उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है हमारा द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग और इस वाली बुक से इंस्पायर होकर के वो पोएम लिखते हैं द स्कॉलर जिप्सी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इट हैज़ बीन अ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, बस मतलब याद रखना है कि स्कॉलर जिप्सी जो इट इज़ बेस्ड ऑन द बुक ऑफ जोसेफ ग्लैनविल और बुक का क्या नाम है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। आई होप ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई आज आपने एक्सरसाइज करी है कि नहीं। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में आप लोगों से रिक्वेस्ट करा कि भाई एक्सरसाइज करो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ। और मेरे को कोई शौक नहीं है ये सब बोलने का, अगर भाई आपने नहीं एक्सरसाइज करी ना तो कर लो, हर दिन का कोटा पूरा करना है। जैसे खाना खाते हो, खाना तो नहीं भूलते हो ना, उसी तरीके से हमने एक्सरसाइज करना भी नहीं भूलना है।
अगर आप गलती से भी बीमार होगे ना, देर इज़ नो वन हु कैन टेक केयर ऑफ़ यू। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। तो जंक फूड मत खाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, घर का खाना खाओ, यम यम होता है बहुत ही। So all of you stay happy and I will see you in the next video. Goodbye to all.